तापित जंगल। सौरभ रात के वक्त अपने ड्राइवर जगन के साथ कार में मेबार जंगलों की ओर जा रहा था। वो एक बड़ा ही जाना माना आर्किटेक्ट था। मेबार जंगल के बीच में हसीन वादियों में बन रहे रिजॉर्ट के लिए उसे चुना गया था। रिजॉर्ट का काम शुरू हो गया था। काम करने वाले श्रमिक पहले ही वहां पहुंच गए थे। अपने प्लान के मुताबिक वहां काम शुरू था। उसी का मुआवना करने सौरभ वहां जा रहा था। शहर की सबसे बड़ी कंपनी ओबरॉय लिमिटेड का रिजॉर्ट वहां बन रहा था। शहर से करीब 80 किलोमीटर दूर मेबार के जंगल थे। सुबह से निकले हुए सौरभ की कार बीच में खराब हो गई थी, इसीलिए उन्हें यहाँ आते हुए देर हो गई थी। कार रास्ते से जा रही थी, तभी जगन ने दाएं ओर लिखा हुआ देखा, मेबार जंगलों की ओर। उसने गाड़ी उन जंगलों के रास्ते मोड़ी। रास्ता बड़े बड़े घने पेड़ों से घिरा था। भयानक अंधेरे में जगन कार चला रहा था। सौरभ पीछे की सीट पर सो रहा था। अचानक जगन को गाड़ी के सामने खुले बालों वाली भयानक औरत दिखाई दी। उसने जैसे ही गाड़ी रोकी वो औरत गायब हो गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसको डर के मारे पसीने छूटने लगे, पर उसे लगा शायद वो उसका भ्रम था। उसने गाड़ी स्टार्ट की, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। उसने बहुत कोशिश की, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। उसने कार का दरवाजा खोला, तभी सौरभ की नींद टूटी और उसने पूछा, क्या हुआ जगन? जगन बोला, कुछ नहीं साहब, लगता है कुछ खराबी आ गई है, मैं आगे का इंजन चेक करता हूँ। सौरभ बोला, ठीक है, और फिर सो गया। जगन ने आगे का इंजन चेक किया और उसे ठीक करने में लग गया। थोड़ी देर बाद सौरभ की नींद टूटी। उसने सोचा, जगन को इतना टाइम क्यों लग रहा है? उसने कार का दरवाजा खोला। एक ठंडी हवा का झोंका आके उसको छू गया। ठंड के दिन थे, इसीलिए ठंडी हवाएं चल रही थी। सौरभ ने देखा जगन वहां नहीं था। वो थोड़ा घबरा गया। इन घने जंगल में जगन कहाँ गया होगा? तभी अचानक जंगलों में से जगन की चीखने की आवाज आई, बचाओ बचाओ। सौरभ उसकी चीख सुन के जंगल में उस ओर भागा। वो पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा था। फिर से आवाज आई, बचाओ बचाओ। सौरभ उस तरफ भागा। उसने सामने जो देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। अजीब से भयानक, करीब 20 से 25 चुड़ैल और प्रेत भयानक तरीके से जगन को जिंदा ही नोच नोच के खा रहे थे। कोई उसका पांव चबा रहा था, कोई उसकी उंगलियां तोड़ के खा रहा था, कोई उसके पेट की अंतड़ियां खा रहा था। ये भयानक नजारा देख सौरभ की चीख निकल गई। ये उसने सबसे बड़ी गलती की थी। जैसे ही उसकी चीख निकली, सारी भयानक चुड़ैल और प्रेत उसकी ओर देखने लगे। सारे भयानक शैतान लग रहे थे। काली आंखें, जली हुई चमड़ी, भयानक नाखून, काले लंबे दांत, जानवरों जैसे भयानक आवाजें। किसी का पैर कटा हुआ तो किसी की एक आंख फटी हुई, किसी का हाथ कटा हुआ। सारे भयानक शैतान। सबने अजीब तरीके से सौरभ को घूरा और फिर उसके पीछे भागने लगे। सौरभ चिल्लाता हुआ आगे भागने लगा और पीछे उसके वो भयानक शैतान टोली। वो उस रास्ते पे आ गया जहां उसकी कार थी। वो भागे जा रहा था कि तभी पत्थर से उसका पैर टकराया और वो नीचे गिर पड़ा। सारे भयानक शैतान वहां पहुंचे। सारे घेरा बना के अजीब तरीके से घूरते हुए उसके पास आने लगे। तभी अचानक से सारे शैतान सौरभ से दूर जाकर नीचे जमीन पर गिर गए, जैसे वो किसी चीज के आने से डर गए हों। तभी सौरभ ने सामने देखा। सामने का नजारा देख उसका दिल दहक उठा। सामने उससे 2 गुना बड़ा एक शैतान खड़ा था। लाल घूरती हुई भयानक आंखें और उसके सारे शरीर से निकलते हुए भयानक रेंगते हुए काले भयानक कीड़े। वो सौरभ के पास आया और उसकी भयानक आंखों से देखते हुए बोला, ये जंगल मेरा है, यहाँ आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जो भी यहाँ आया है सबको मार दूंगा। फिर उस शैतान ने सौरभ का सर पकड़ा और अपना भयानक मुंह खोल के वो भयानक कीड़े सौरभ के मुंह में छोड़ दिए। धीरे धीरे वो सारे कीड़े सौरभ को अंदर से नोच नोच के खाने लगे। सौरभ बड़ा चिल्लाया, पर वहां उन शैतानों के सिवा और कोई भी नहीं था। कीड़ों ने उसका सारा बदन नोच खाया और वहां होते ही रिजॉर्ट का काम करने वाले श्रमिक वहां इकट्ठा हुए थे जहां सौरभ मरा था। वहीं थोड़ी दूर ही वो रिजॉर्ट बन रहा था। किसी ने उसको ऐसी मरी हुई हालत देख के सबको बुला लिया था। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां पहुंची और जांच करने लगी कि ये कैसे हुआ। दोनों की लाशों को सरकारी अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सारे श्रमिक काम छोड़ उसी जगह अभी भी इकट्ठा थे। पुलिस सबसे पूछताछ कर रही थी। शहर में भी ये न्यूज फैल चुकी थी।
कुछ घंटों बाद जब पुलिस पूछताछ में लगी हुई थी, तभी वहां बड़ी सी ब्लैक कलर की महंगी कार आ पहुंची। उस कार में से ओबरॉय लिमिटेड की मालकिन सेजल ओबरॉय निकली, अपनी असिस्टेंट रूही के साथ। सेजल, जो काफी यंग दिखाई देती थी, उसका एटीट्यूड काफी जानदार था। उसके पिता अनुराग ओबरॉय के एक्सीडेंट में मरने के बाद उसने कंपनी संभाल ली थी और बड़े शिखर पर लाके खड़ा कर दिया था। उसने अपने चश्मे से एक नजर श्रमिकों पर डाली। सभी उसकी तीखी नजर से डर वापस काम करने पर लग गए। वो पुलिस के पास आई और बोली, इंस्पेक्टर सौरभ हमारा बड़ा आर्किटेक्ट था। उसे जिसने भी मारा है 2 दिन में उसे ढूंढ लीजिए। मैंने कमिश्नर से बात की है, अगर पुलिस इसे सॉल्व नहीं कर पाई तो हम ये केस सीआईडी को दिलवा देंगे, पर उसे ढूंढ के रहेंगे जिसने सौरभ को मारा है। जब तक खूनी मिल नहीं जाता तब तक मैं यहीं बने हमारे गेस्ट हाउस में रहूंगी। फिर अपनी तीखी तेज तर्रार तरीके से चिल्लाते हुए वो कार में बैठ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई थी, पर उनके शरीर पर किसी के भी निशान नहीं मिले। किसी चीज ने बुरी तरह से उनको नोचा था। पुलिस को और छानबीन करने को बोला गया था। 2 दिन हो गए थे, अब तक कुछ पता नहीं चला था। सेजल ने कमिश्नर से बात करके ये केस अब सीआईडी को सौंपने को कहा था। बड़ा केस होने के कारण कमिश्नर ने तुरंत केस सीआईडी को दे दिया था। सीआईडी के जाबाज ऑफिसर्स विनोद शुक्ला की टीम को ये काम सौंपा गया था। वो लोग वहां पहुंच गए थे। उस टीम में अमन, वेदांत, दीक्षाली, सिद्धार्थ, दीप्ति और विनोद जी थे। कई दिनों तक जांच की गई, पर कुछ भी पता नहीं लग रहा था। वो लोग भी हैरान थे, उन्हें कहीं भी कोई निशान नहीं मिल रहा था। ऊपर से कमिश्नर और पॉलिटिकल नेताओं से उन्हें ये केस सॉल्व करने का प्रेशर भी बना हुआ था। विनोद शुक्ला की टीम ने अब तक सारे केस सॉल्व किए थे, पर ये केस में उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही थी। फिर कुछ दिन बाद एक और घटना हुई। राजू, जो एक श्रमिक था, वहां काम करने वाला, जब वो रात में सो रहा था अचानक जाग गया। उसे पेशाब लगी थी, तो वो उठ के बाहर आया और थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ के नीचे पेशाब करने लगा। अचानक उसे किसी ने ऊपर उठाया और जंगलों के बीच से उसे ले जाने लगे। थोड़ी दूर जाकर उसे पेड़ से उल्टा लटका दिया। फिर वो कई सारे शैतान उसी तरह उल्टा लटक के उसकी ओर घूरने लगे और सारे उस पे टूट पड़े। किसी भूखे भेड़िए की तरह उसे नोच नोच के खा गए। सिर्फ उसका सर और हड्डियां फेंक के वहां से गायब हो गए। सीआईडी वालों ने फिर से जांच की। सारे श्रमिक डर गए थे कि ये क्या हो रहा है। सेजल फिर से वहां आ गई थी। उसने विनोद से कहा कि ये क्या हो रहा है, कोई मेरे वर्कर्स को मार रहा है और आप लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आप जल्द से जल्द उस खूनी को खोजिए, वरना आप सबकी नौकरी खतरे में होगी। उसने अपनी असिस्टेंट से कहा उस श्रमिक के घर पैसे भिजवा देना, और फिर वो गुस्सा होकर वहां से चली गई। विनोद ने कहा, हमने इतने केस सॉल्व किए हैं, पर कातिल इस जगह होके भी हम उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं। अमन ने कहा, हाँ सर, बड़ा ही शातिर खूनी लगता है, देखो तो सही कैसे बुरी तरीके से उसका मांस तक निकाल लिया है। दीप्ति ने पूछा, सर अब आगे क्या करना है? पहले तो यहाँ की सुरक्षा बढ़ा दो। कुछ पुलिस वालों को उन श्रमिकों के बाहर पहरा लगाने को बोलो, शायद कोई उन श्रमिकों में से भी खूनी हो सकता है। सबकी अच्छे से पूछताछ करो। वेदांत बोला, आखिर इतने भयानक तरीके से क्यों वो लोगों को मार रहा है? या फिर उसके कोई साथी भी होंगे, ये काम किसी एक का नहीं लगता। विनोद सर बोले, अब एक ही रास्ता है, उसे फिर से बुलाओ। दीक्षाली ने पूछा, कौन सर? विनोद सर बोले, रुद्र को। सभी चौंक गए। रुद्र एक बड़ा ही चतुर सीआईडी ऑफिसर था, पर उसके साथ हुई घटना के कारण उसने सारा काम छोड़ दिया था। विनोद सर बोले, अमन उसे कहीं से भी ढूंढ निकालो, वही इस मुसीबत का तोड़ निकालेगा। अमन ने कहा, ठीक है सर, मैं उसे ढूंढने में लग जाता हूँ। कौन थे वो सारे शैतानी चुड़ैल और प्रेत? कौन था वो कीड़ों से भरा शैतान? रुद्र के साथ क्या घटना हुई थी? क्या वो मिलेगा?